हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो हम स्क्विंट पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने जो इसकी बेसिक्स थे वो ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अभी हम स्क्विंट स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है स्क्विंट, जिसको स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भैंगापन, यानी आँखों में जब भैंगापन होता है तो उसको स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और इसकी जो ट्रीटमेंट जो रहता है, मेंटेनेंस जो रहती है, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो सब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, visual axis of the two eyes are parallel to each other in the primary position of gaze। हम पोजिशन जो थी डायग्नोस्टिक पोजिशन ऑफ गेजेस वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको अगर ये पोजिशंस के बारे में नहीं जानकारी है तो आप लास्ट वीडियो देख लें। ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि विजुअल एक्सिस जो होती है, हमारी दोनों आइज़ की जो विजुअल एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है जब हम प्राइमरी पोजीशन में होते हैं। ठीक है, एंड दिस अलाइनमेंट इज़ मेंटेन इन ऑल पोजीशंस ऑफ गेज, यानी कि जितनी भी हमारी 9 जो पोजीशंस हैं, ये जो विजुअल एक्सिस है दोनों आँखों की, वो क्या है, हमेशा पैरेलल ही रहती है। ये अलाइनमेंट क्या है, मेंटेन रहता है हर एक पोजीशन में। ठीक है, A misalignment of the visual axis of both eyes is called squint या strabismus, यानी कि जो visual axis में अगर misalignment हो जाता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। यहाँ देखिए, ये जो हमारा विजुअल एक्सिस हमें दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, विजुअल एक्सिस है। ये देखिए, यहाँ ये विजुअल एक्सिस जा रहा है और ये यहाँ पे फोविया पे, ठीक है, मैंने लाइन सीधी नहीं बनाई है, सॉरी, आप अब देख लीजिए, ये फोविया पे यहाँ पे जाके मिल रहा है। ठीक है, अब दोनों ही आइज़ की जो एक्सिस हैं, विजुअल एक्सिस हैं, वो सेम है, यानी कि इसका अगर हमारा राइट आई का विजुअल एक्सिस फोविया पे है तो लेफ्ट आई का भी क्या है, फोविया पर ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो अलाइनमेंट क्या है, पैरेलल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है फिर उसमें क्या होता है, स्क्विंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये एनाटॉमिकल एक्सिस होती है। एनाटॉमिकल एक्सिस का क्या मतलब है, जो हमारा प्यूपिल है, प्यूपिल के सेंटर से जो बिल्कुल जो लाइन गुजर रही है उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल एक्सिस कहते हैं। और जो हमारा एनाटॉमिकल एक्सिस और विजुअल एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल कापा कहते हैं। एंगल कापा का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, एंगल कापा विजुअल एक्सिस और एनाटॉमिकल एक्सिस के बीच का एंगल होता है, और एंगल कापा का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर किसी भी केस में 5 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल कापा की वैल्यू हो जाती है तो स्क्विंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, ये दो जो नाम आगे मैंने ये स्लाइड में बताया हुआ है, ट्रोपिया और फोरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रोपिया क्या होता है, मैनिफेस्ट डेविएशन होता है। ठीक है, मैनिफेस्ट डेविएशन का मतलब क्या हुआ, विजिबल बैन बोथ आइज आर ओपन, यानी कि जब दोनों आँखें, जैसे मानो कोई बच्चा है, वो खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका जो भी XYZ जो भी काम है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डेविएशन है वो विजिबल रहेगा, यानी कि हर एक टाइम वो विजिबल रहेगा। जैसे बच्चा तिरछा देख रहा है, मानो उसकी दोनों आंखें जो हैं बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट हो रही हैं, तो वो जब भी बच्चा कुछ भी कर रहा है वो दिख रहा है हमें कि दोनों आंखें बाहर की तरफ जा रही हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, उसके लिए ट्रोपिया वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, आगे मैं बता रही हूँ, उसमें इजीली समझ में आएगा। और फोरिया क्या होता है, फोरिया लेटेंट डेविएशन होता है, यानी कि छुपा हुआ डेविएशन होता है। ये कब विजिबल होता है, ओनली व्हेन वन आई इज कवर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों वर्ड्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इन चीज़ों का। आगे देखते हैं, ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ट्रोपिया मैनिफेस्ट डेविएशन होता है जो विजिबल है, ठीक है, ऑल टाइम विजिबल है। लेकिन फोरिया जो है, ये बच्चे को स्क्विंट होता है इस कंडीशन में, लेकिन वो जाहिर नहीं होता, वो दिखता नहीं है। वो दिखता कब है, जब एक आँख को कवर किया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं इससे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैबिस्मस। अब यहाँ देखें, हमारे पास दो तरीके से इसको क्या क्लासीफाइड करा हुआ है, लेटेंट स्क्विंट जिसको हेट्रोफोरिया कहते हैं। बेसिकली हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड फोरिया का मतलब होता है फिजिकल कंडीशन ऑफ रेस्ट, यानी कि जब फिजिकल कंडीशन जो है रेस्ट की वो दोनों आइज़ की डिफरेंट है तो वो हेट्रोफोरिया है। एंड हेट्रोफोरिया जो है वो लेटेंट स्क्विंट होता है, छुपा हुआ स्क्विंट होता है। ठीक है,
एंड मैनिफेस्ट स्क्विंट है हेट्रोट्रोपिया, ये विजिबल है चाहे बच्चा कुछ भी कर रहा है, XYZ जो भी है इंडिविजुअल जिसको स्क्विंट है वो कुछ भी कर रहा है तो वो दिख रहा है, ठीक है। और मैनिफेस्ट स्क्विंट में भी दो तरह के आगे क्लासीफाई है करा हुआ है, कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट एंड इनकॉमिटेंट स्क्विंट, ठीक है। कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट को नॉन पैरालाइटिक स्क्विंट भी कहते हैं और इनकॉमिटेंट स्क्विंट को पैरालाइटिक स्क्विंट कहते हैं। नॉन पैरालाइटिक का मतलब क्या है, स्क्विंट है लेकिन उसमें कोई भी हमारी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, जिससे मूवमेंट जो आइज़ की होती हैं उनमें किसी भी चीज़ का कोई पैरालिसिस नहीं है। बट इनकॉमिटेंट जो स्क्विंट होता है उसमें पैरालाइटिक होता है, यानी कि किसी नर्व की या किसी भी मसल की पैरालिसिस की वजह से स्क्विंट क्या है, जनरेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ देखें जैसे ये मैंने डेविएशन बताया हुआ है कि जब आँख जो है अंदर की तरफ मुड़ेगी, ठीक है, यहाँ देखें जब आँख जो है अंदर की तरफ मुड़ेगी तो उसको ईज़ो कहेंगे, जब आँख बाहर की तरफ मुड़ेगी कान की तरफ तो उसको एक्सो कहेंगे, ऊपर की तरफ डेविएट होगी उसको हाइपर एंड नीचे की तरफ अगर डेविएट होगी तो उसको हाइपो कहेंगे, ठीक है। ये टाइप हैं, अगर फोरिया है तो ईज़ोफोरिया हो जाएगा, अंदर की तरफ डेविएट हो रही है, और अगर ट्रोपिया है तो ईज़ोट्रोपिया हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या है ये वर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ये पढ़ने से पहले हेट्रोफोरिया हेट्रोटोपिया पढ़ने से पहले एक जो टर्म है वो भी है अपने पास, वो क्या है, ऑर्थोफोरिया। ऑर्थोफोरिया कौन सी कंडीशन होती है, ऑफ अ परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ टू आइज़, यानी कि दोनों आइज़ की परफेक्ट अलाइनमेंट है तो वो ऑर्थोफोरिया है। जैसे जिसको स्क्विंट नहीं है वो प्रॉपर देख रहा है इंसान, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो ऑर्थोफोरिया की कंडीशन होती है। यहाँ देखें ये जो एक्सिस है, दोनों विजुअल जो भी एक्सिस हैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मानो वो दोनों क्या है, सेम अलाइनमेंट है, रेटिना पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में वो क्या है जाके वहाँ फोकस हो रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ऑर्थोफोरिया कंडीशन होती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं हेट्रोफोरिया। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा स्क्विंट का, दो तरीके से होता है, हेट्रोफोरिया एंड हेट्रोट्रोपिया। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हेट्रोफोरिया, जिसको लेटेंट स्क्विंट कहते हैं, छुपा हुआ स्क्विंट कहते हैं, ठीक है। ये कंडीशन कैसी होती है वो इसमें देख रहे हैं डेफिनेशन में, इट इज़ अ कंडीशन वेयर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ डेविएशन, मिसअलाइनमेंट ऑफ द आइज विच इज केप्ट लेटेंट बाय द फ्यूजन मैकेनिज्म, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको समझना है कैसे। BSV जो हमने पढ़ा बायनोकुलर सिंगल विजन, उसकी 3 ग्रेड हमने पढ़ी थी, जिसमें जो सेकंड ग्रेड थी वो थी फ्यूज़न, यानी कि ब्रेन जो है दोनों परफेक्ट अगर पिक्चर्स हैं तो उनको एक कन्वर्स करके सुपर इम्पोज करके एक जो है परफेक्ट इमेज बनाता है। वो कंडीशन कौन सी होती है, फ्यूजन मैकेनिज्म होती है। अब हेट्रोफोरिया में क्या होता है, स्क्विंट तो होता है, ठीक है, स्क्विंट तो होता है लेकिन वो दिखता नहीं है। जब वर्किंग पोजीशन में आइज़ जो हैं देख रही हैं, ठीक है, तो वो दिखता नहीं है, वो जाहिर नहीं होता। ये दिखता कब है, जब फ्यूज़न जो मैकेनिज़्म है वो ब्रेक हो जाए, इस कंडीशन में हेट्रोफोरिया हो सकता है। ब्रेक कब होगा, जब या तो कह सकते हैं आइज़ क्या बहुत ज़्यादा थक गई हों, ठीक है, इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा काम कर लिया और थक गई हो आइज़, तो फ्यूज़न मैकेनिज़्म ब्रेक हो जाता है और फिर जो वो हेट्रोफोरिया है, ठीक है, वो दिखने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकली इट इज़ एसोसिएटेड विद विजुअल सिम्टम्स व्हेन द फ्यूजन एम्पलीट्यूड्स आर इनसफिशिएंट टू मेंटेन अलाइनमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि जब फ्यूज़न जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो अलाइनमेंट को मेंटेन कर सके, फ्यूज़न जो हमारा मैकेनिज़्म है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो आई क्या है, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जो भी छुपा हुआ जो स्क्विंट है वो जब जाहिर होगा तो वो हमें दिखने लगेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली एट टाइम्स ऑफ स्ट्रेस और पुअर हेल्थ, मैंने बताया कि स्ट्रेस हो, तबीयत सही नहीं हो, या आइज़ क्या है काम करके बहुत ज़्यादा थक गई हों, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो छुपा हुआ स्क्विंट है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि जो हमारा फ्यूजनल जो मैकेनिज़्म है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, वो इनसफिशिएंट हो जाता है मेंटेन करने में अलाइनमेंट को, ठीक है। बाकी अगर हम वर्किंग पोजीशन में हैं, हम ठीक हैं, तो ये जो फ्यूजनल जो हमारी मैकेनिज़्म है वो क्या है, इस स्क्विंट को छुपा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ देखें टाइप बताए हुए हैं हेट्रोफोरिया के, ईज़ोफोरिया, एक्सोफोरिया, हाइपोफोरिया, ठीक है, हाइपरफोरिया, और एक और कंडीशन होती है वो है साइक्लोफोरिया। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ऊपर की तरफ अगर आई डेविएट होगी, यहाँ पढ़ें ईज़ोफोरिया डेविएट्स इनवर्ड, है ना, अगर हमारे आई वॉल क्या है अंदर की तरफ मूव हो रही है, ठीक है, तो वो ईज़ोफोरिया है, बाहर की तरफ मूव हो रही है तो एक्सोफोरिया है।
नीचे की तरफ मूव हो रही है तो हाइपोफोरिया है, ऊपर की तरफ मूव हो रही है तो हाइपरफोरिया है, ठीक है। साइक्लोफोरिया क्या होता है, इसमें इट इज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट अराउंड द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। हमने पोजीशंस भी पढ़ी थी जिसमें हमने ऑक्यूलर मोटिलिटी में पढ़ा था कि इनसाइक्लोडक्शन होता है, इनसाइक्लोवर्जन जो भी होते हैं, तो ऐसा ही ये स्क्विंट है जिसको साइक्लोफोरिया कहते हैं। इसमें जो 12 o'clock मेरिडियन है कॉर्निया का, वो रोटेट होकर अगर नेजली जाता है तो इनसाइक्लोफोरिया है, और अगर टेम्पोरली जाता है कान की तरफ तो वो एक्साइक्लोफोरिया है। यानी कि इसमें ईजोफोरिया में तो डायरेक्ट अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि 12 o'clock घूमकर अगर नाक की तरफ जा रहा है तो फिर इनसाइक्लोफोरिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें साइक्लो जो वर्ड है वो यूज होएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन से होते हैं हेट्रोफोरिया में। एनाटॉमिकल फैक्टर यानी कि एनाटॉमी में कुछ चेंज, और फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। एनाटॉमिकल फैक्टर में क्या है, ऑर्बिटल एसिमेट्री, यानी कि अगर ऑर्बिटल जो हमारा होता है, आई का जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जिसमें आई प्लेस है, उसमें अगर एसिमेट्री हो तो फिर ये हेट्रोफोरिया हो सकता है। अब नॉर्मल इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस हो तो हेट्रोफोरिया हो सकता है, ठीक है। इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस क्या होती है, हमारे दोनों प्यूपिल के जो बीच का जो हमारा जो डिस्टेंस है उसको इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस कहते हैं। हमारा जो नॉर्मल इंडियंस में हम देखते हैं तो वो 58 to 66 तक हमारा इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस होता है। अगर मानो 70 है, ठीक है, तो इसमें क्या है, हेट्रोफोरिया जैसी कंडीशंस क्या है जनरेट हो सकती हैं, ठीक है। फॉल्टी इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स और वीकनेस, यानी कि अगर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो हमने पढ़ा था इनका स्क्लेरा पे इंसर्शन होता है, हमने डिस्टेंसेस पढ़ी थी, उन डिस्टेंसेस में अगर गड़बड़ है, ऊपर नीचे अगर इंसर्शन हो रहा है तो भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है, ठीक है। एनाटॉमिकल वेरिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ मैक्यूला इन रिलेशन टू द ऑप्टिकल एक्सिस, यानी कि जो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस है, जो हमारा विजुअल एक्सिस है, ठीक है, उससे जो मैक्यूला की पोजीशन है जो नॉर्मल होती है उससे अगर गड़बड़ है तो भी क्या है, हेट्रोफोरिया हो सकता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में हम देखेंगे एज, तो कॉमनली जो ईजोफोरिया होता है यानी कि अंदर की तरफ डेविएट होना आई का, इसमें ये मोर कॉमन होता है इन यंगर एज, है ना, क्योंकि डिस्टेंस का जब रिफ्रैक्टिव एरर जब होता है, ठीक है, जब मायोपिया होता है, किसी भी इंडिविजुअल को मायोपिया है तो वो दूर का उसको ब्लर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आइज़ क्या है, दूर का देखने के लिए फोकस होएंगी तो वो हल्का सा डाइवर्जेंस होता है, तो इसमें एक्सोफोरिया हो सकता है बाहर की तरफ यानी कि मुड़ना आँख का, ठीक है। ईजोफोरिया कब हो सकता है, ये जनरली हाइपर जो मेट्रोप्स होते हैं उनमें क्या हो सकता है, ईजोफोरिया हो सकता है, क्योंकि उनको कन्वर्जेंस के लिए ज़्यादा क्या है, फोकस करना पड़ रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट यही है रोल ऑफ अकोमोडेशन। रोल ऑफ अकोमोडेशन में क्या है कि ईजोफोरिया दिख सकता है कि इनमें हाइपर मेट्रोप जो होते हैं उनमें ईजोफोरिया दिख सकता है, किस तरीके से, क्योंकि उनको अकोमोडेशन क्या ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है। पास का देखने के लिए अकोमोडेशन ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है क्योंकि उनका नज़दीक का थोड़ा ब्लर है, इस वजह से उनको यूज़ करना पड़ रहा है, तो उनकी आई क्या है, कन्वर्ज होंगी तो ईजोफोरिया के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है, एक्सोफोरिया, ये मायोप्स में देखने को मिलता है क्योंकि इसमें अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है, उनको पास का दिख रहा है लेकिन दूर का क्या है, उनका बेटर नहीं है, ब्लर है, तो वो दूर का देखने के लिए फोकस करेंगे, तो जब हम दूर का देखते हैं तो हल्का सा डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर एक्सोफोरिया हो सकता है। रोल ऑफ कन्वर्जेंस है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कन्वर्जेंस रहता है ईजोफोरिया में, तो वही सेम कंडीशन जो हमने पढ़ा उसी तरीके से ये होगा। कंजेनाइटल जो मायोब्स हैं उनमें ईजोफोरिया क्या है, देखने को मिल सकता है। डिसोशिएशन फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कांस्टेंट यूज़ करें हम एक आई का, जैसे यूनिओकुलर माइक्रोस्कोप्स होते हैं या यूनिओकुलर मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं हमारा, उनका कांस्टेंट यूज़ है, एक ही आई हम यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे डिसोशिएशन फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो क्या है, हेट्रोफोरिया को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, सिम्टम्स क्या है हेट्रोफोरिया के। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हेट्रोफोरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड, ठीक है, यानी कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी हेट्रोफोरिया को क्या है, डिवाइड करा हुआ है, यानी कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं बेसिकली हमें ये पढ़ना है। अगर कोई भी सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं है तो कंपनसेटेड क्या है, हेट्रोफोरिया, यानी कि हेट्रोफोरिया है लेकिन कुछ भी उनको परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन अगर डीकंपनसेटेड हेट्रोफोरिया है, कुछ गड़बड़ है, तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं।
मस्क्यूलर यानी कि जब मसल्स थक जाती हैं, ठीक है, तो हेडेक हो सकता है, आई एक हो सकता है जब हम लंबे समय से क्या है प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ आइज़, ठीक है, कंप्यूटर जो वर्क हमारा काफ़ी लंबे टाइम से रह रहा है, तो हेडेक और आई एक की प्रॉब्लम हो सकती है। हेट्रोफोरिया में डिफ़िकल्टी इन चेंजिंग फोकस फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और वाइस वर्सा, यानी कि जब हम फोकस चेंज करें, हम पास में देख रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जब एकदम से दूर देखते हैं तो फोकस करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो उस कंडीशन ये भी सिम्टम हो सकता है हेट्रोफोरिया का। फोटोफोबिया हो सकता है, लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू मैक्यूलर फिटिग, है ना। और दूसरा क्या है, फेलियर टू मेंटेन बायनोकुलर सिंगल विज़न, ये हमने पढ़ा, बीएसवी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे विज़न के लिए। तो अगर बीएसवी क्या है मेंटेन नहीं हो रहा है अच्छे तरीके से, तो ब्लरिंग हो सकता है, ब्लरिंग और क्राउडिंग ऑफ वर्ड्स वाइल रीडिंग, इंटरमिटेंट डिप्लोपिया हो सकता है, इंटरमिटेंट स्क्विंट भी हो सकता है, ये परसिस्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। इसमें डिप्लोपिया कुछ टाइम के लिए होगा, यानी कि जब हम देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी हमारा स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभार चीज़ें क्या दो दिखने लग जाती हैं, तो ये नॉर्मल डिप्लोपिया होता है जो ठीक भी हो जाता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट स्क्विंट भी यही कि वही जो मैंने बोला कि हेट्रोफोरिया कंटिन्यूस होता है, जब भी क्या है हमारी एक आई कवर होगी, वर्किंग में नहीं है, तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे जब जाती है तो हेट्रोफोरिया का डायग्नोस हो सकता है, ठीक है। आगे हम इसके टेस्ट पढ़ेंगे जिसमें कवर अनकवर टेस्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्क्विंट का मतलब कि कुछ टाइम के लिए ही आंख टेढ़ी हुई है, लेकिन वो सही है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो ये हमारा हेट्रोफोरिया कंप्लीट हो गया है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।